सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे विच वाज लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन द टॉपिक सेंटर ऑफ मास एंड द सिस्टम विद चेंजिंग मास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं अ स्टैलेक्टाइल इन अ केव हैज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम इट टू द केव फ्लोर बिलो। अभी स्टैलेक्टाइट क्या होता है और केव तो मतलब समझ रहे गुफा। गुफा के अंदर क्या होता है, आपने कहीं देखा भी होगा इस जगह कि पानी टपक रहा होता है पत्थरों के बीच में से। तो जो पत्थर होते हैं ना नोकीली टाइप से जो पत्थर, उनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट अंग्रेजी में। तो कह रहे हैं कि पानी वहां से गिर रहा है स्टैलेक्टाइट से एंड द ड्रॉप्स आर इक्वली स्पेस्ड इन टाइम। टाइम के हर एक सेकंड में, हर एक मिली सेकंड में पानी वहां से गिर रहा है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब कह रहे हैं कि पानी लगातार गिर रहा है, इसकी वजह से क्या है कि पानी जो ये जैसे स्टैलेक्टाइट का अगर मैं टिप ये मानूं और यहाँ पे ये केव का जो फ्लोर है बेसिकली हम ये कह सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस में है पानी। यहाँ पे ये ड्रॉप यहाँ पे गिर रही है, ये गिर रही है, ये नीचे आते जा रही है और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मिड एयर ड्रॉप हायर देन, लोअर देन और इक्वल टू द हाफ वे डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द स्टेलेक्टाइट एंड द केव फ्लोर। कह रहे हैं कि जो ये बीच में जितने भी ये बूंदे हैं ना, केव फ्लोर के बीच में और ये टिप, इनके बीच में जितनी बूंदे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्या वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगा, टिप और ये सरफेस के बीच में, एग्जैक्टली इसके बीच में होगा, या सेंटर ऑफ मास इससे थोड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा? ये है क्वेश्चन। सो पहली बार देखने में एक नॉर्मल पर्सन ये कहेगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेंटर में ही होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉप्स हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड इन टाइम, वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, तो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। बट हो जाएगा गलत, सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। बोले ऊपर कैसे होगा, मतलब सेंटर पे क्यों नहीं है? एक एग्जाम्पल मैंने लिया था जब हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। उसमें ये हमने देखा था एग्जाम्पल में कि एक आइस टिप से पानी गिर रहा है और दो बूंदें गिरी, एक टी इक्वल्स टू 0 पे गिरी और एक टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे गिरी, और रेगुलर इंटरवल पे पानी गिर रहा है। अब जब ये गिर इनिशियली अगर ये डिस्टेंस इनका डी है, तो जब ये नीचे सरफेस पे पहुंचता है तो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ हमने देखी थी जब वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता रहता है। एक टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल छूटा है, एक उससे बाद में छूटा था। तो ये चीज़ें जो हैं, जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता रहता है जैसे जैसे नीचे आता है। ये चीज़ हम इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं जो हमने पढ़ी थी, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम के साथ जो है y ये लीनियरली इंक्रीज नहीं करता है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, पैराबोलिक है। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता रहता है इन दो पार्टिकल्स के बीच में। तो मतलब कहना एट ए गिवन मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे जो ऊपर जितने भी ये ड्रॉप्स हैं इनका मास एज कंपेयर टू जो नीचे मास होगा, वो ऊपर की तरफ मास थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बूंदे होंगी वो करीब करीब बूंदे होंगे, मतलब इतनी बूंदे पास पास बूंदे होंगे। बट जो नीचे सेम बूंदों का जो डिस्टेंस है, नीचे जो इनका जो स्पेस है वो बढ़ चुका होगा, इतना बढ़ चुका होगा। तो मतलब यहाँ पे जो सेंटर की जो ऊपर है वो मास थोड़े ज़्यादा पास पास में है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको रीजन समझ में आया होगा। सो विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं यू आर होल्डिंग अ शॉपिंग बास्केट एट अ ग्रोसरी स्टोर विद 0.62 kg कार्टन्स ऑफ सीरियल एट द लेफ्ट हैंड। तो मान लो ये आपके पास ये शॉपिंग बास्केट है, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने दो वो रख दिए हैं, कार्टून्स रख दिए हैं ऑफ मास 0.28 kg, तो 0.62 kg सॉरी। एंड अब ये बताना है कि अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, जो बास्केट है ये 0.61 मीटर है
अब हमें ये बताना है कि वेयर यू शुड प्लेस 1.9 kg ऑफ हाफ गैलन ऑफ मिल्क। तो मिल्क जो है ये हम कहाँ पुट करें कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए इसके। मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो ये सेंटर ऑफ मास 0.16 डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो जाए सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको हम कहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, कहाँ पुट करें, ये हमें बताना है। तो सपोज कि हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड एट डिस्टेंस x, इस डिस्टेंस पे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सपोज ये अपना ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो x2 हो गया डिस्टेंस। तो अब सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज द एवरेज वेटेड मास। तो अपना अगर मैं xcm देखूं तो ये कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे xcm हम चाहते हैं कि इतना हो जाए, हम यहाँ से जितने भी डिस्टेंस है यहाँ से मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हम चाहते हैं इतना हो जाए, बिल्कुल आधे पे, तो 0.61 डिवाइड बाई 2 इतना हो जाए x1। अब जो मास 1 है ये कहाँ पे पुट हो रखा है, ये बिल्कुल x1 मतलब यहीं पर ओरिजिन पे, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो x1 तो 0 हो गया, तो 0 प्लस m2। अच्छा सेकंड जो इसका जो मास है ये कितना है, 1.9 kg है, तो 1.9 इंटू x2 यही हमें निकालना है, डिवाइड बाय m1। नाउ m1 जो है इन दोनों का मास कितना है, देखो एक का मास इतना है तो दो का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.62 प्लस m2 इज 1.9। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ x2 का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस वुड कम आउट टू बी एस 0.50 मीटर। तो आप एग्जैक्टली आप मिल्क को इतने डिस्टेंस पे पुट मतलब रखिए फ्रॉम दिस, यहाँ से हम डिस्टेंस, यहाँ से आप इतने डिस्टेंस पे रखिए सच, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली बास्केट के सेंटर में आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, हमने जो ओरिजिन है उसको यहाँ, अब जितने भी हम डिस्टेंस नाप रहे थे वो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड से नाप रहे थे, आप चाहते तो यहाँ से सेंटर से भी नाप सकते थे कि आप सेंटर को ओरिजिन मान लो, दिस इज x इक्वल्स टू 0, मतलब आप चाहते हो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आए, तो ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता, ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता, तब जो आपकी x की वैल्यू आती तब वो आ जाती अप्रॉक्स 0.20 मीटर आती। तो अगर लेफ्ट हैंड से देखो तब भी वो उतना ही है, 0.50 मीटर ही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ओरिजिन किसको मान रहे हो, डिस्टेंस किससे मान रहे हो, सेंटर ऑफ मास का इससे फर्क पड़ता नहीं है, आप एग्जैक्टली वैल्यू वही आएगी। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अ पेंसिल स्टैंड अपराइट ऑन इट्स इरेजर एंड फॉल्स ओवर एंड लैंड्स ऑन द टेबल। अगर मैं इसको पिक्चर की हेल्प से दिखाऊं तो ये हमारी पेंसिल है एंड ये जो नीचे रबर होता है ना इसके, उसके ऊपर ऐसे खड़ी हुई है, एंड ये हमारा सरफेस है नीचे इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे। अब हो क्या रहा है कि ये जो पेंसिल है जब ऐसे फॉल करेगी तो हमें ये बताना है कि ड्यूरिंग द फॉल जो ये अपना जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इन एक्स और वाई डायरेक्शन। अगर मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लूँ, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लूँ, तो ए पार्ट में हमें बताना है ड्यूरिंग द पेंसिल्स फॉल इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव और 0। तो कॉन्टैक्ट फोर्स देखो, जब पहले इसको समझते हैं कि इफ द पेंसिल इज स्टैंडिंग अपराइट, उस वक्त जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ होगा, और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो ऊपर ये लगा रहा होगा सरफेस, ये आपस में बैलेंस्ड होंगे और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में। बट जैसे ही ये रोल करना स्टार्ट करेगी तो जो सेंटर ऑफ मास है कर्व में मूव करेगा ऐसे, करेक्ट। तो अगर मैं कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहीं भी, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं बोलूँगा, मतलब कहीं भी इंटरमीडिएट बोलना चाहिए, कहीं भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे अगर मैं देखूँ पेंसिल को, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ मास है, करेक्ट। तो अब देखो, अब हमें ये पता है कि फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो नेट फोर्स एक्सर्टेड है वो किस डायरेक्शन में होती है, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव
डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब वाई में भी है, डाउनवर्ड भी हो रहा है और एक्स की तरफ भी जा रहा है, बट जा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो वह कंपोनेंट होगा नेट, ये जो अपना कॉन्टैक्ट फोर्स का एक्स डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक्स कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव और जीरो नहीं होगी। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू द वेट ऑफ द पेंसिल। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसका जो कॉन्टैक्ट फोर्स जो ये लगा रहा होगा सरफेस, क्या वो ज़्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा वेट के, ये हमें बताना है। तो देखो, जब इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखो, उस वक्त जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड है। बोलो यार, नीचे की तरफ है ना एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रही है अपने इसके ऊपर, पेंसिल के ऊपर, वो भी नीचे की तरफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अब वाई डायरेक्शन में केवल दो ही फोर्स हैं, एक तो ये नॉर्मल फोर्स जो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो ये लगा रहा है, दूसरा है एम जी। अब एम जी ज़्यादा है और नॉर्मल फोर्स कम है, तभी तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब इंटरमीडिएट पोजीशन पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी, उसका जो वाई कंपोनेंट होगा, एन वाई, वाई कंपोनेंट जो होगा, दिस विल बी लेस देन द वेट। अगर ये वाई कंपोनेंट वेट के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त जो पेंसिल है वो इक्विलिब्रियम पे होगी, जैसे अपना स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में जो देखो एक्स कंपोनेंट तो कुछ था नहीं स्टार्टिंग में, केवल वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका जो एम था ये इस वर्टिकल कंपोनेंट से बैलेंस था। पर जब ये रोटेट करने लगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया, जीरो से पॉजिटिव चला गया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये थोड़ा कम हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें इन्होंने एक अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि एज द पेंसिल फोल्ड्स इट्स इरेजर डज नॉट स्लिप। मतलब ये पेंसिल जैसी ये स्ट्रेट खड़ी है, जब ये घूमेगी तो ये सीधा के सीधा इसी पॉइंट पे घूम जाएगी, टर्न ले जाएगी और ये यहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई, ये स्लिप नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं कि ये जैसे इस पोजीशन पे थी तो गिरने के बाद ये ऐसे थोड़ा पीछे चली गई, ऐसे नहीं है कि थोड़ा ऐसे 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 हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गई, स्लिप नहीं हुआ है, मतलब उसी पॉइंट पे वो रोटेट होके यहाँ पे गिर गई है, ये वो कहना चाह रहे हैं, ये जम्पशन लेके चल रहे हैं। तब वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब कुछ यहाँ पे वेल्ड रहेगा। तो आई होप कि आपको कुछ समझने को मिला होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा हमें दिया हुआ है, इसका एक स्लाइस हमने खाया हुआ है, बाकी 3 स्लाइस बचे हुए हैं। तो कह रहे हैं जो बचा हुआ जो पिज़्ज़ा, अनईटन पिज़्ज़ा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो कहीं यहाँ पर है। यहाँ पे भी हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पिज़्ज़ा से भी देख रहे हो। तो एक्सीएम हमें दे रखा है -1.4 इंच और वाईसीएम हमें दे रखा है ये। तो अब हमें ये बताना है कि अज्यूमिंग, एक चीज़ हमें अज्यूम करनी है कि अज्यूमिंग ईच क्वाड्रेंट ऑफ द पिज़्ज़ा टू बी सेम, मतलब ये इनकी जो डायमेंशन है, ये तीनों बच्चे जो स्लाइस हैं ये तीनों सेम डायमेंशन के, कोई कम ज़्यादा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तब हमें ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है ऑफ द अनईटन पिज़्ज़ा अबव द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला जो स्लाइस है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, आप कोई भी स्लाइस लो, ये वाला स्लाइस लो या ये वाला लो या ये वाला लो, तीनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से सिमेट्रिक होगा, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है। तो यहाँ से अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वाली स्लाइस का, वो कहीं यहाँ पे होगा। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसे ये इसका अपना वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इस वाली स्लाइस की बात करूं तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बस ये है कि इस वाली स्लाइस के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आएगा, इस वाली स्लाइस के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, तो अगर मैं इन तीन स्लाइस का सेंटर ऑफ मास लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स सी एम, ये क्या होगा। तो देखो यार, ये क्या होगा अगर मैं इस वाले को स्लाइस 1, ये तो हमारा मान लो स्लाइस कट चुकी है, इसको स्लाइस 2 नाम दे दूं, इसको स्लाइस 3 नाम दे दूं, इसको स्लाइस 4 नाम दे दूं, तो मैं एक्सीएम कैसे लिखूंगा, जो बाकी जो 3 स्लाइस है इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एम एक्स टू प्लस एम एक्स थ्री प्लस एम एक्स फोर डिवाइड बाई टोटल मास। 3 स्लाइस है तो 3m,
और एक मजे की बात ये है कि x2 x3 x3 ये तीनों ही जो इनका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, पर डायरेक्शन क्योंकि ये इधर है नेगेटिव x की तरफ है, तो मैं यहाँ भी लिख दूंगा m टाइम्स माइनस एक्स प्लस ये भी माइनस एक्स ही आएगा। बट जो अपना थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, इसके लिए पॉजिटिव एक्स आएगा, तो m टाइम्स एक्स डिवाइड बाय 3m इज इक्वल्स टू xcm। अब ये m तो कट जाएगा और xcm हमें दे रखा है, xcm हमें कितना दिया हुआ है, नेगेटिव 1.4 इंच। तो यहाँ से एक ही वेरिएबल बच गया जो कि है x, तो x को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और x का जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी नियर अबाउट 4.2 इंच, इतनी आएगी। सिमिलरली इसी मेथड से हम लोग जो है YCM भी निकाल सकते हैं। तो YCM हम लोग कैसे लिख सकते हैं, YCM दिस वुड बी m into y2 plus m into y3 plus m into y4 डिवाइड बाय 3m। अब देखो m ये तो सब कट जाएगा कॉमन लेके। अच्छा, तो y2 कितना है, ये तो ऊपर की तरफ है तो प्लस लेंगे हम, बाकी दोनों नीचे की तरफ है तो माइनस y हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू YCM दे रखा हुआ नेगेटिव 1.4, ये y कटेगा, यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी ये भी 4.2 इंच आएगी। तो देखो x और y आए अपना 4.2 इंच। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात मतलब अपने सेकंड स्लाइस, इस वाली स्लाइस की बात करूं, तो देखो इसकी जो ये x वैल्यू है ये कितनी होगी, 4.2 इंच तो होगी, बट ये क्योंकि नेगेटिव की तरफ है ना, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा -4.2 इंच और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, +4.2 इंच। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा फॉर द सेकंड जो स्लाइस है उसका x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा -4.2 इंच और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा +4.2 इंच। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो नीचे वाले जो थर्ड वाला स्लाइस है इसके बता सकता हूँ, इसमें x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे, x और y दोनों ही नेगेटिव, और इस वाले में x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए इसको सॉल्व करने, बट आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। सो कह रहे हैं कि एक रोप पड़ी है जिसका मास है टोटल मास जो है वो है 0.726 kg। ये रोप है हमारे पास, इसका मास 0.726 kg और जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ वो है 2 मीटर। अब व्हाट हैपन्स कि आप इसके एक एंड को उठाते हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से आप इसको उठाए रखते हो, आप इसको बिल्कुल वर्टिकल कर देते हो, तो और वो जो वेलोसिटी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो हमें दे रखी है, या कांस्टेंट स्पीड 0.710 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से आप इसको ऊपर उठाते हो वर्टिकल डायरेक्शन में। एंड हमें ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा रोप का एंड जो वेलोसिटी होगी as a function of time from the time when you started lifting the rope to the time the last piece lifts off, तो वो कैसे कैसे टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसके वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, और हमें प्लॉट भी करने हैं वो ग्राफ, मतलब 2 ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं, सेंटर ऑफ मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें हमें बतानी है। अच्छा, एक चीज़ सोच के देखें यहाँ से कि जो टोटल टाइम आपको लगेगा इस पूरी रोप को ऐसे वर्टिकल करने में, वो कितना टाइम लगेगा। देखो आप कितनी स्पीड से इसको उठा रहे हो, 0.710, और टोटल ये लेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो जो टाइम जो लगेगा वो लेंथ डिवाइड बाय v विच इज़ 2 डिवाइड बाय 0.710 मीटर पर सेकेंड, सो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 2.82 सेकेंड्स। मतलब जो पूरा खेल हो रहा है वो खेल हो रहा है टी मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 2.82 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड में, इतने टाइम पीरियड में इसका सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज हुआ, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, तो ये चीज़ें हमें बतानी है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ से हमें समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप फर्स्ट यहाँ से आप उसको उठाना चालू करोगे अपने रोप को,
तो जब ये इस पॉइंट पे जब मतलब पूरी उठा लोगे तो इस वक्त यहाँ पे ये जो लेंथ होगी, टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? अगर मैं टाइम और स्पीड के टर्म्स में लिखूँ, टाइम इक्वल्स टू v इंटू टी। अगर t को मैं इतना 2.82 ले लूँ और लेंथ को मैं ले लूँ जो सॉरी v को जो दे रखा है मैं वो ले लूँ, तो टोटल लेंथ मतलब यहाँ पे पहुँचने में इसकी जो लेंथ जो होगी वो v इंटू टी इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कितना है? ज़ीरो है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे मेरा मेरा एम ये है यहाँ पे ये लिखने का कि मास जो हम इसको उठा रहे हैं वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहा है। तो सपोज इनिशियली जो है जो मास जितना हमने उठाया उसको मैं ले रहा हूँ m1, और जो मास नीचे पड़ा रह गया वो उसको मैं लेता हूँ m2। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और दे रखी है कि अज्यूम रोप ऑक्यूपाइज नेग्लिजिबल वॉल्यूम डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर इट इज बिंग लिफ्टेड। मतलब हमें केवल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वन डायमेंशनल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो अब जो है सपोज जब आप उसमें उठाने लगे तो कुछ मास आपने m1 उठाया और m2 कुछ मास नीचे रह गया। ये तो है नहीं आपने एकदम से सारा उठा दिया, कुछ उठाया होगा, एक कुछ मिली सेकेंड में कुछ मास उठाया, तो वो लेट दिस बी m1 और जो नीचे रह गया वो m2 है। अब मेरा मोटिव ये है कि मैं m1 को एज अ फंक्शन ऑफ t लिख सकूं। इसको कैसे लिखूंगा? तो देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इंटू टी डिवाइड बाई एल इंटू एम। ये हो जाएगा हमारा m1। देखो अब ये बोलो ये कैसे लिखा, देखो अगर अगर टाइम ज़ीरो है, अगर टाइम ज़ीरो है तो जो m1 की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि m1 कुछ उठा ही नहीं। m1 तो भाई कुछ उठा ही नहीं, तो उस वक्त तो ज़ीरो मतलब ठीक है। अच्छा, अगर टाइम इतना हो जाए कितना कि ये यहाँ पे मतलब ये जो टाइम है ये l डिवाइड बाई वी इतना हो जाए, तो उस वक्त m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो पुट करके देख लेते हैं। v इंटू ये हो जाएगा l ओवर v, और ये तो l है ही इंटू m, तो ये v से v कटा, m से m कटा, l से l कटा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? m बिल्कुल सही है। जब पूरी की पूरी रोप ऊपर उठ चुकी होगी तो m1 तो पूरा m टोटल m ही हो जाएगा और m2 ज़ीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो मैंने अभी m1 को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अगर मैं YCM लिखूँ तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। टोटल मास तो मैं कैपिटल M ही लिख देता हूँ। ठीक है। तो m1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मैं लिख चुका हूँ। तो ये है हमारे पास v इंटू टी डिवाइड बाई एल इंटू एम। अच्छा, y1 कितना होगा? देखो सपोज y1 कैसे होगा, y1 कैसे लिखूँ? मतलब जैसे मान लो आपने इतना कुछ आपने ये उठाया, कुछ आपने इसको इतनी लेंथ उठाई, तो ये हमारा y1 है। ये यहाँ से सेंटर अपना जो हम जितने में डिस्टेंस है हम यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे ये जो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ये जितनी लेंथ उठी है उसका आधा, ये जो लेंथ जितनी उठी है उसका आधा। अब लेंथ उठी कितनी है? लेंथ उठी कितनी है? जो ये y1 होगा, लेंथ उठी कितनी है? v इंटू टी। भाई जितनी आप वेलोसिटी से आप उसको उठा रहे हो मल्टीप्लाइड विद टी। अब सेंटर ऑफ मास जो y1 होगा वो तो उसका आधा हो जाएगा ना। जितनी मान लो इतनी लेंथ उठी है, लेंथ उठी कितनी? इतनी उठी है v इंटू टी। अब जो सेंटर ऑफ मास होगा ये मतलब इसका जो y1 होगा वो तो इसके सेंटर पे होगा ना, लेंथ के सेंटर पे, तो ये तो वी टी बाई टू लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे, प्लस ये जो मास m2 है जो उठा ही नहीं है, मतलब ये तो इस पे पड़ा हुआ है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो फ्लोर पे पड़ा हुआ है तो इसको m2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। और y2 क्या होगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि यार ये तो ओरिजिन पे ही है ना जहाँ से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो ओरिजिन पे ही होगा, तो y2 जीरो हो गया डिवाइड बाय टोटल मास m। ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट, ये हो जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एल इंटू एम। तो ये आ गया YCM एज अ फंक्शन ऑफ t। तो अच्छा, ऊपर m था वो m और ये नीचे वाला m कट जाएगा। v स्क्वायर जो है तो कांस्टेंट है, v की वैल्यू कितनी है? 0.710, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 0. कैन यूज योर कैलकुलेटर, you will get 126 टाइम्स टी स्क्वायर। तो YCM ऐसे वेरी कर रहा है, और ये टी स्क्वायर है मतलब जो हमारी कर्व आएगी वो पैराबोलिक आएगी। तो अब मैं इस कर्व को ड्रॉ कर देता हूँ।
तो ये है हमारी कर्व वो। तो ये हो गया हमारा YCM और इधर हो गया टाइम। तो देख रहे हो ये जो टाइम आया है ये करीब कितना आ गया यहाँ पे, ये 2.8 के आसपास ही है जो हमने निकाला था। जो पूरा खेल हो रहा है वो कितने सेकंड में हो रहा है, 2.82 और t इक्वल टू 0 के बीच में हो रहा है। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं 2.82। और YCM जो आया, जब पूरी की पूरी जब ये लेंथ उठ गई है, जब पूरा का पूरा आपने 2 मीटर उठा लिया है, पूरी की पूरी जब आपने लेंथ 2 मीटर उठा लिया, उस वक्त सेंटर ऑफ मास कितना हो, कहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा, मतलब 1 मीटर पे होगा। और वही चीज़ हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जब पूरी की पूरी आप लेंथ उठा लोगे उस वक्त जो YCM आया है वो कितने पे आया, एग्जैक्टली 1 पे आया है। तो ये चीज़ हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में हमें बताना है सेंटर ऑफ वेलोसिटी की जो है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कैसे चेंज हो रही है। तो VCM ये तो हमें पता है, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दिस इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय टोटल मास, यहाँ पे कितना है m। अच्छा, m1 मैं अभी लिख के आया हूँ, कैसे लिखूंगा, v इंटू टी डिवाइड बाई l टाइम्स m। अच्छा, m1 क्या है, जो मास उठा है वो m1 शो कर रहा है। अच्छा, जो मास m1 जो उठा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वही वेलोसिटी होगी जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी से आप उसको उठा रहे हो। तो वो v1 क्या है यहाँ पे, v ही हो जाएगी। m2 वो मास है जो उस पर फ्लोर पे रखा हुआ है, जो उठा नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो हो जाएगी, डिवाइड बाय टोटल मास m। तो ये m से m कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय l। अब मैं v स्क्वायर तो मतलब 0.710 इसका स्क्वायर टाइम्स टी, l हमारे पास है 2 मीटर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.252 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड विद टी। तो ये आ गया हमारे पास VCM का इक्वेशन। अब मैं ग्राफ से इजीली ड्रॉ कर दूंगा इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, v t के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये होगा ग्राफ VCM और टाइम t का। तो आप देख रहे हो जो टाइम t है यह कहाँ तक जा रहा है, ये 2.82 सेकंड तक ही जा रहा है। और उस वक्त जब ये पूरी की पूरी रोप उठ जाती है, इस टाइम 2.82 सेकंड पे तो पूरी रोप उठ जाएगी ना, उस वक्त उसका सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, जितनी आपने उस स्पीड से आप उठा रहे हो। VCM ये किसके बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्स 0.710 मीटर पर सेकेंड। जब पूरी की पूरी रोप उठ जाएगी उस वक्त उसकी स्पीड, जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो उतनी ही हो जाएगी जितनी आप स्पीड से आप रोप को उठा रहे हो। और वो चीज़ हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें ये सिस्टम दिया हुआ है, कह रहे अज्यूम after this after this string breaks the ball falls with through the liquid with constant speed। जैसे ये इनिशियल तो ये था अपना, फाइनल में क्या हो रहा है, जैसे ये स्ट्रिंग टूटती है तो ये बॉल है कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ मूव करती है। अच्छा, मास ऑफ जो बकेट है एंड लिक्विड ये हमें दे रखा है 1.20 kg और मास ऑफ बॉल ये हमें दिया हुआ है 0.150 kg। हमें ये बताना है कि जो रीडिंग यहाँ पे जो स्केल लगा हुआ है स्ट्रिंग को टूटने से पहले और स्ट्रिंग के टूटने के बाद क्या रीडिंग रही होगी। देखो, जब स्ट्रिंग नहीं टूटेगी उस वक्त तो जो इसकी रीडिंग होगी वो एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर होगी, वेट ऑफ द बकेट एंड द लिक्विड प्लस द वेट ऑफ द बॉल। तो वो कितना हो जाएगा 1.20 टाइम्स 0. सॉरी दिस इज प्लस करना पड़ेगा ना, ये वेट हमने ये जो मास है इसमें ऐड करना पड़ेगा एंड देन मल्टीप्लाइड विद जी, इतना ही होगा। जब स्ट्रिंग नहीं टूटी है तब तो ये आ जाएगा 13.2 न्यूटन, क्योंकि रीडिंग वही होगी जितना ये mg, जितना वेट नीचे लग रहा है उतनी ही रीडिंग इसको ऊपर लगानी पड़ेगी, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो ये जो वेट जो ये जितना ये अपना रीडिंग दिखाएगा नॉर्मल फोर्स, इस वेट के बराबर हो जाएगी। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये स्ट्रिंग टूट गई है तो अब ये जो बॉल है ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे मूव कर रही है, तो अब क्या रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, क्या यही रहेगी। सोचो ज़रा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा देखना कि सेंटर ऑफ मास की क्या उसमें उसकी उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रही है। तो अगर अपने पास तो सिस्टम अभी फिलहाल ये है, करेक्ट। अब देखो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे मूव करेगा।
अब एक्सेलरेशन तो है नहीं सेंटर ऑफ मास की यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो जो नॉर्मल फोर्स या जो रीडिंग जो इस पे आएगी वो उतनी ही आएगी जितना इसका वेट है, mg के बराबर। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो बी पार्ट के लिए भी जो रीडिंग आएगी वो इतनी ही आएगी। हाँ, अगर ये एक्सेलरेट कर रही होती है बॉल, तब हमारी रीडिंग डिफरेंट आती। तो सोचो अगर ये बॉल एक्सेलरेट कर रही है नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, अगर ये एक्सेलरेट कर रही है तो तब रीडिंग हमारी क्या आती? क्या वो वेट से ज़्यादा आती, कम आती, क्या आती? सोचो ज़रा। तो वही न्यूटन का अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं ये लिख सकता ना कि जो नेट फोर्स है ये कितना हो जाएगा, ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन ACM है। और नेट फोर्स कितनी है? देखो mg नीचे लग रही है, और जो नॉर्मल जो ये रीडिंग आएगी वो नॉर्मल फोर्स n दिखाएगा, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और ACM भी नीचे की तरफ लग रही है, तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आएगी वो mg माइनस ACM इतनी आएगी, मतलब कम हो जाएगी रीडिंग, जो आएगी वो कम हो जाएगी अगर ये बॉल एक्सेलरेट कर रही होती तब। बट क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो रीडिंग चेंज नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास ये मेटल ब्लॉक है जिसका मास m है, ये अटैच्ड है इस स्प्रिंग से, एंड इस ब्लॉक के नीचे हमने एक और ब्लॉक हमने अटैच किया बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू ब्लॉक इज नाउ कट। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर दूं तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑन द टू ब्लॉक सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर द कट। तो देखो अगर इनिशियली क्या रही होगी, देखो जब हम इनिशियल मैं मान के चलूँ जब सिस्टम जब भी मतलब कटी नहीं थी स्ट्रिंग, तो अगर मैं अपने पास ये ब्लॉक m है, ये नीचे स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है ऐसे यहाँ पे, सबसे पहला तो यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा होगा इस ब्लॉक पे mg, यहाँ पे टेंशन लगेगी T और ये टेंशन लगेगी T इस पे, जो कि इक्वल होगी। यहाँ पे mg नीचे लगेगा इसके लिए, और जो स्प्रिंग फोर्स इस पे लगा रही होगी वो लगा रही होगी 2mg। अब ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे। अब जैसे मैं इसको कट करता हूँ तो अब क्या चेंजेस होंगे? तो देखो ये तो ब्लॉक वही है, मास m है, ये भी ब्लॉक m है। अब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट हमें ये सिस्टम लेके चलना है। अब सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आए? तो देखो सबसे पहले तो जो ये टेंशन थी ये कट गई, तो ये है नहीं। अब इस पे तो केवल ग्रेविटी एक्ट कर रही है mg, इस पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है mg, करेक्ट। एंड जो ये स्प्रिंग फोर्स जो इस पे लग रही थी वो कितनी थी? 2mg थी। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं सिस्टम के ऊपर अब, तो वो कितनी हो जाएगी? देखो इस पे कितनी लग रही है, इस वाले ब्लॉक के ऊपर की तरफ लग रही है mg, और इस वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे लग रही है mg। तो नेट फोर्स कितनी आ गई? नेट फोर्स होगी जीरो। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। दोनों ब्लॉक को हमने मास अपने सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो इस पोजीशन जस्ट आफ्टर द कट ये स्प्रिंग फोर्स अभी भी 2mg ही लग रही होगी, एकदम से वो mg नहीं हो जाएगी। तो ये 2mg ऊपर और ये mg नीचे, तो नेट फोर्स इसके ऊपर mg, इसके ऊपर नीचे की तरफ mg। तो जो नेट फोर्स सिस्टम पे लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? mg माइनस mg, जो कि जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, ये हमें बताना है जस्ट आफ्टर द कट। अब देखो एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है, नेट फोर्स होता क्या है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। ये चीज़ अभी हम पढ़ के आए हैं। अब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास की क्या होनी चाहिए? जीरो ही होनी चाहिए। मतलब कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो अभी वहीं पर ही है जहां पे पहले था। तो ये है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। मतलब कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो उसकी एक्सेलरेशन अभी भी जीरो ही है, पहले भी जीरो थी अब भी जीरो ही है। तो ये था क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन द चेंजिंग मास रॉकेट प्रपल्शन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं ये चाइल्ड है एंड शी इज थ्रोइंग रॉक विद स्पीड ऑफ 9.5 मीटर पर सेकेंड, और जो मास है हमारे पास जो रॉक का वो दे रखा है 0.34 kg। मतलब पत्थर हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो बच्चा इधर फेंक रहा है इस तरफ, एंड ड्यू टू रिकॉयल इनकी जो वेलोसिटी वो ये जो अपने वैगन है वो किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। और ये कह लीजिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, कॉजिंग द वैगन टू मूव। ठीक है, हाउ मेनी रॉक्स मस्ट शी थ्रो पर मिनट? पर मिनट वो कितनी रॉक फेंके
सो दैट मेंटेन एन एवरेज स्पीड वो मेंटेन कर पाए अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन अगर ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, जो कि हमें दे रखा है 3.4 न्यूटन। तो हम चाहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, यही तो हम चाहते हैं इन द एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन, एक तो थ्रस्ट फोर्स लगेगी जो कि इस बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये वाले डायरेक्शन में है, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स तो लगी रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो थ्रस्ट फोर्स है ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ के। अब थ्रस्ट फोर्स कहाँ से आ रही है थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये जो पत्थर बाहर फेंक रहे हैं वहीं से तो थ्रस्ट फोर्स आ रही है, और थ्रस्ट फोर्स हमें पता है क्या होता है, डेल्टा एम ओवर डेल्टा वी, डेल्टा टी सॉरी, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी इंटू वी, ये होना चाहिए एफ के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी होगा वो कितना आ जाएगा, एफ के ओवर वी, दैट इज इक्वल्स टू, एफ के इज 3.4, वी हमें दे रखा है 9.5, विच इज इक्वल्स टू 0.358 kg पर सेकेंड। ये इस रेट से वो जो है इतने रेट से मास बाहर निकल रहा होगा, बट हमें निकालना है कि कितने, हाउ मच रॉक शी थ्रो पर मिनट निकालना है। तो रॉक कितना पर मिनट निकाल, अब देखो 0.358 kg आया है ना, kg पर सेकेंड है। तो देखो 1 kg में, वन रॉक में कितने kg है, 0.34 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें जो आंसर है वो मिनट में चाहिए। तो मुझे पता है 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रॉक पर मिनट में आ जाएगा, केजी से केजी कटेगा, सेकंड से सेकंड कटेगा, आंसर कितना में आएगा, रॉक पर सेकंड, मतलब 63 रॉक्स पर सेकंड, सॉरी पर मिनट। तो हर एक मिनट इसको इतने रॉक्स ऑन एन एवरेज फेंकने होंगे, तब जाके वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर पाएगी। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं ये पर्सन है, इसका मास हमें दिया हुआ, मास ऑफ पर्सन 57.8 kg ये हमें दिया हुआ है, एंड ही इज होल्डिंग 2 ब्रिक्स, अपने हाथों पे 2 ब्रिक जो है ये होल्ड कर रहा है। ये इमेज दिखा नहीं रहे, बट ऐसे सपोज करो कि ये 2 ब्रिक होल्ड करा हुआ है, और जो मास ऑफ ब्रिक है वो हमें दे रखा है 0.880 kg, एंड जिस स्केटबोर्ड पे ये खड़ा है इस स्केटबोर्ड का मास हमें दिया हुआ है 2.10 kg। नाउ इनिशियली क्या है, सिस्टम रेस्ट पे है, एंड व्हाट हैपेंस कि द पर्सन थ्रोज दीज 2 ब्रिक्स एट द सेम टाइम सो दैट देयर रिलेटिव स्पीड, the speed relative to the person is 17.0 meter per second। मतलब स्पीड, ऐसे मैं बोलूँ, velocity of a brick relative to the person, this is equals to 17.0 meter per second। ये इस डायरेक्शन में सपोज ऐसे मूव करता है, इसको थ्रो करता है। ओके, नाउ जब ये इधर थ्रो करेगा तो क्या होगा, इसको रिकॉइल लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ मूव करेगा। हमें ये बताना है कि व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द पर्सन एंड द स्केटबोर्ड रिलेटिव टू ग्राउंड। तो स्पीड ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड, अब स्पीड बोल रहे हैं, अगर मैं डायरेक्शन को भी मान के चलूँ तो उसको वेलोसिटी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बार बार स्पीड वेलोसिटी इन सबसे। तो ये चीज़ हमें निकालना है। तो देखो, अगर मैं अपना सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम क्लियर होना चाहिए। अगर मैं अपने इसको सिस्टम लेके चल रहा हूँ, स्केटबोर्ड और इन सबको, अब जैसे ही आप ब्रिक को थ्रो करोगे इस डायरेक्शन में, तो रिकॉइल लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बट जो नेट मोमेंटम है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे है नहीं। सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस जो लग रही है सिस्टम के अंदर की, जो फोर्स ये लगा रहा है वो सिस्टम के अंदर है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रही है। तो जो है हम लोग ये मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द आंसर। और हाँ, एक चीज़ हमें अज्यूम करनी है कि स्केटबोर्ड इज मूविंग विदाउट फ्रिक्शन, तो और भी चीज़ें आसान होगी हमारे लिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम, एंड इनिशियली ये रेस्ट पे था,
तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखो, मास ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ ब्रिक रिलेटिव टू ग्राउंड या स्पीड ऑफ ब्रिक रिलेटिव टू ग्राउंड प्लस the mass of person plus the mass of skateboard multiplied with the speed of a person relative to ground, it should be equals to 0। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये है स्पीड ऑफ ब्रिक रिलेटिव टू ग्राउंड और हमें दे रखा है ब्रिक स्पीड ऑफ ब्रिक रिलेटिव टू पर्सन। तो अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और ये चीज हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो VBG होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्रिक रिलेटिव टू द पर्सन प्लस द वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां लिख सकता हूं। तो मास ऑफ ब्रिक, अच्छा मास यहाँ पे 2 है, 2 ब्रिक फेंक रहा है तो मुझे यहाँ पे 2 MB लिखना चाहिए क्योंकि 2 ब्रिक उसने एक साथ फेंके हैं ना, इसलिए 2 MB। तो अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 MB टाइम्स दिस इज VBP प्लस VPG MP प्लस MS टाइम्स VPG, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, जो चीज कॉमन निकल रही है, देखो ये VPG जो है वो यहाँ पर भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 MP टाइम्स VBP प्लस और ये 2 MP प्लस ये MP नहीं है, शायद ये MB है, मैं गड़बड़ हो गया इधर। मास ऑफ ब्रिक है, ये मास ऑफ ब्रिक आएगा यहाँ पे और यहाँ पर भी मास ऑफ ब्रिक होगा ये। और ये भी मास ऑफ ब्रिक है प्लस MP प्लस MS टाइम्स VPG the speed of person relative to ground and it should be equals to 0। तो यहाँ से मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -2 MB टाइम्स VBP डिवाइड बाय 2 MP प्लस MP नहीं है, ये MB है, मैं गड़बड़ हो रहा है बार बार, MB and ये भी MB and then plus MS। Now we can put the values। mass of brick ये हमें दे रखा है 0.880। the speed of brick relative to percent ये हमें दे रखा है 17, so 17 divide by 2 times MB है 0.880, MP mass of person 57.8 और स्केटबोर्डर का है 2.10। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव आएगा 0.485 मीटर पर सेकेंड। अभी नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि देखो इनिशियली जो है ब्रिक फेंकी गई थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इधर फेंकी गई थी ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इसकी जो रिकॉइल स्पीड आएगी पर्सन की रिलेटिव टू ग्राउंड वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो वो तो नेगेटिव आनी चाहिए, तो वही आएगा, इसलिए नेगेटिव आया। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं एक 0.54 kg की बकेट है, ये हमने स्केल पे रखी हुई है। स्केल मतलब समझ रहे हो, जो वेटिंग जो वेट नापता है उस पे रखा हुआ है यहाँ पे स्केल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मिट्टी इसके अंदर डाल रहे हैं। किस रेट से डाल रहे हैं? 56 ग्राम पर सेकेंड। तो जो मास ऑफ सैंड है ये रेट है बेसिकली, तो ये है 56 ग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि जिस स्पीड से ये जो मिट्टी इस बकेट में गिर रही है वो स्पीड हमें दे रखा है, इसको मैं वैसे सही लिखूं तो डेल्टा MS ओवर डेल्टा T मुझे ये लिखना चाहिए, और स्पीड दे रखा है 3.20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताना है ए पार्ट में कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्केल
when there is 0.75 kg of sand in the bucket. बकेट में अगर इतनी सैंड हो जाए उस वक्त उसका जो रीडिंग होगी यहाँ पे, जितना ये रीडिंग दिखा रहा होगा स्केल, वो कितनी होगी। तो इसमें कुछ तो बच्चे ये कहेंगे कि यार रीडिंग उतनी ही होगी जितना इसका वेट है। और वेट कितना है, मास ऑफ बकेट प्लस मास ऑफ सैंड। अब इस पॉइंट, किस पॉइंट पे मास ऑफ सैंड, इस पॉइंट पे, तो मास ऑफ सैंड ये है 0.750 kg। तो मैं अभी फिलहाल m ऐसे ही लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाइड विद g, ये इसकी रीडिंग होगी। बट ये इनकरेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमें एक फोर्स और ऐड करनी पड़ेगी। आपने वेट फोर्स तो ऐड कर दी, ठीक है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम विद दिस। बट ये जो सैंड जो आ रही है, ये भी तो एक थ्रस्ट फोर्स इस पे लगाएगी बकेट के ऊपर, तो वो भी तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो थ्रस्ट फोर्स और लगेगी, और वो थ्रस्ट फोर्स कितनी होती है, डेल्टा m ओवर डेल्टा t इंटू v। अब सही है ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ बकेट हमें है 0.540, सैंड 0.750 मल्टीप्लाइड विद g, तो स्टैंडर्ड होता है ये 9.81, प्लस डेल्टा m ओवर डेल्टा t है 56 ग्राम है, तो इसको 0.056 kg पर सेकेंड लिख सकता हूँ। और स्पीड हमें दे रखी है 3.20 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट दिस आंसर टू बी 12.8 न्यूटन आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि उसका वेट कितना होगा बकेट और सैंड का, तो वेट तो वही होगा, सिंपल। वेट कितना होगा, वेट तो वही होगा, मास ऑफ बकेट प्लस मास ऑफ सैंड मल्टीप्लाइड विद जी। इतना एक्चुअल वेट तो यही है। और मास ऑफ बकेट कितना है 0.540, सैंड 0.750 multiplied with 9.81 which is equals to 12.7 न्यूटन। तो करीब 0.1 न्यूटन का फर्क आ गया अगर हम थ्रस्ट फोर्स ऐड करते हैं तो ये था सॉल्यूशन, काफी कंसेप्चुअल था। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड यहाँ पे कह रहे हैं होल्डिंग अ लॉन्ग रोप बाय इट्स अपर एंड यू लोअर इट ऑन अ स्केल। मतलब यहाँ पे वेटिंग स्केल रखा हुआ है, आप ऊपर से इसको होल्ड करते हो और इसको लोअर कर, मतलब इसके ऊपर ये आती रहती है रस्सी, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, हमें दे क्या रखा है कि द रोप हैज अ मास ऑफ 0.13 kg पर मीटर। ये मास पर मीटर में है इसका, तो ये है 1 मीटर में इतना kg मास है रोप के अंदर। Now you are lowering it down at a constant rate of 1.4 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से आप इसको नीचे लेके आ रहे हो। Calculate the thrust exerted by the rope on as it lands on the scale। तो जब ये इसके ऊपर लैंड कर रही है उस वक्त जो थ्रस्ट फोर्स लगा रही होगी वो कितनी होगी। तो थ्रस्ट फोर्स हमें पता है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा m ओवर डेल्टा t इंटू v। अब देखो ये केजी पर मीटर में दे रखा है, बट हमें निकालना है कि मतलब 1 सेकंड में आप कितना केजी वो नीचे आई रोप, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस वुड बी 0.13, दिस इज केजी पर मीटर ना। अगर मैं इसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस रेट से आप इसको लेके आ रहे हो मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, ये केजी पर सेकंड में आ जाएगा, यही हमें चाहिए था। इंटू वी, ये तो है ही 1.4 मीटर पर सेकंड। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे you will get this answer to be 0.25 न्यूटन ft। तो ये थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी स्केल के ऊपर। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं कि at the instant when the amount of rope at rest on the scale weighs 2.5 न्यूटन। जिस इंस्टेंट पे जब भी पूरी की पूरी रोप ये जब नीचे आ रही है, at rest it weighs 2.5 न्यूटन, does the scale read more than 2.5, less than 2.5 or equals to 2.5। देखो the scale will read more than 2.5 Newton। It reads the weight of the rope on the scale plus the thrust force due to falling rope। मतलब देखो ऊपर से अब रोप भी नीचे गिर रही है और ये ऑलरेडी कुछ रोप यहाँ पे है, ऑलरेडी जो रोप वहाँ पे है उसका वेट कितना है 2.5, और जो रोप ये नीचे हम जो इसको नीचे पुश कर रहे हैं उसका थ्रस्ट फोर्स का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए,
इक्विलिब्रियम में अगर आप ये देखो तो जो ये रीडिंग नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगी वही तो रीडिंग आएगी। तो एक तो mg जो इसका वेट है जो हमें दे रखा है 2.5, साथ में थ्रस्ट फोर्स भी लगा रहा है ft, तो इन दोनों का सम इस n के बराबर आना चाहिए। तो ये mg है 2.5 प्लस 0.25, दिस वुड बी इक्वल्स टू 2.8 न्यूटन। तो इतनी फोर्स, इतना इसका जो रीडिंग है वो इतना शो कर रही होगी। तो चलिए इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट हर टॉपिक के इंडिविजुअल टॉपिक्स के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, जो 7-8 टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। तो चलिए विद दिस अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा एंड विल गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।